चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज का टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ क्या है, ध्यान से समझते हैं। देखो किरचॉफ एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये वाला जो नियम है वो 1842 में दिया था। ठीक है ना, 1842 में दिया था। और उसने क्या बताया था, उसने अपने थ्योरम कुछ बताया था। असल में क्या हो रहा था कि कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट होती थी। जैसे मान लो कि कॉम्प्लेक्स सर्किट में कई सारे ब्रांचेस बनते थे करंट के। ठीक है ना, तो जैसे मान लो करंट तो यहाँ से जा रहा है, अब यहाँ से जा करके क्या हुआ, I1 I2 I3 में बढ़ जा रहा था। ठीक है, तो अब अगर कोशिश किया जाए तो I1 I2 I3 निकालने के लिए अलग से तो दिक्कत हो रही थी। तो सर्किट तो कई तरह के, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट भी हो। कॉम्प्लेक्स मतलब ना जो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो, कई सारे जिसमें सेल लगा हो। आगे चल के उसने बताया था कि अगर मान लो कि कई सारे सेल लगे हैं, कई सारे सेल लगे हुए हैं। अब इस कई सारे सेल का मान लो कि ईएमएफ भी अलग है, E1 E2 E3। ठीक है, हाँ, इसके टर्मिनल वोल्टेज अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो उन सब को भी निकालने का थ्योरम अलग अलग से बताएं। क्लास में सब पढ़ाया जाएगा बेटा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों को जो पढ़ाएंगे पार्ट वाइज पार्ट पढ़ाएंगे। तो उसने अपने पहले थ्योरम में बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट हो और उसमें कई सारे, एक धारा जा रहा है, उसमें कई सारे ब्रांचेस बन रहे हैं, तो उस ब्रांचेस में जो धारा बह रही है उस धारा को निकालना किरचॉफ के नियम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। उसने अपने जीवन काल में अभी वैसे नियम तो बहुत से दिए थे, तो अभी जो थ्योरम पढ़ेंगे उसका इलेक्ट्रिक करंट में जो पहला नियम है वो क्या बताया था कि एट एनी जंक्शन, जंक्शन मतलब समझ रहे हैं ना कि जहाँ से करंट पास हो रहा है उसको जंक्शन कहते हैं। जंक्शन मतलब मान लीजिए कि करंट यहाँ से पास हुआ और कई सारे ब्रांचेस में, तो ये पॉइंट जंक्शन हो जाएगा। हाँ, तो एट एनी जंक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ करेंट्स लिविंग इट। देखो बेटा, ये बहुत इजी है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ, कायदे से समझाऊंगा, समझ में आएगा सब कुछ चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से 2 करंट एंटर हुआ सर्किट पे। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि यहाँ से ये 5 एम्पियर करंट अंदर की ओर जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है तो अंदर की ओर जा रहा है, और इधर भी जा रहा है, मान लो 6 एम्पियर और जा रहा है। निकल कितना रहा है, मान लीजिए कि यहाँ से निकल रहा है 2 एम्पियर, इस पॉइंट से निकल रहा है 3 एम्पियर, और मान लो इधर से निकल रहा है, ठीक है, 2 3 4 5, ये मान लो 6 एम्पियर। ठीक, अब बात को समझिए कि उसने क्या बोला कि किसी जंक्शन में, तो ऑब्वियसली जंक्शन ये हुआ, इसी जंक्शन में सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन। तो सम ऑफ करंट मतलब पहले 5 जा रहा है, उसके बाद 6 जा रहा है, तो इधर वाले को अगर सम करेंगे तो 11 आएगा। बोलो 11 एम्पियर। भाई 5 और 6 ये दोनों अंदर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और बाहर कौन निकल रहा है, बाहर निकल रहा है 5, देखो 3 और 2 कितना होता है 5, 5 और 6 जोड़ दो बेटा, कितना होगा 11 एम्पियर। उसने बोला यही था कि ये दोनों तरफ का हम सम करके देखेंगे तो क्या आएगा, वो दोनों ही इक्वल आएगा। मतलब दोनों ही करंट बेटा क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगी। इधर वाले साइड को जोड़ के देख लो, इधर वाले साइड को जोड़ के देख लो, दोनों साइड इक्वल कर लो तो ये क्या होगा, वो इक्वल होगा। बात समझ में आया यहाँ तक? अभी तक मैं बता रहा हूँ किरचॉफ का पहला नियम, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किरचॉफ का पहला नियम। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे क्लास 12 में, तो किरचॉफ का नियम आएगा। तो उसमें पहला नियम क्या बोल रहा है कि किसी जंक्शन में जो करंट एंटर होता है और जो करंट बाहर जाता है, यानी सम ऑफ, अगर इंटरिंग करंट करेंगे और सम का आउटवर्ड डायरेक्शन की जो करंट है वो क्या कहेंगे, जो लीव कर रहे हैं, जो ये जो ये एंटरिंग हुआ और ये एग्जिट हुआ, तो इसके सम और इसके सम दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये उसका क्या था, पहला नियम था, फर्स्ट लॉ था। ठीक है, अच्छा क्या हेल्प हुआ इससे? क्वेश्चन देखो इस तरह के आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा,
सबसे पहले इजी या करेंगे, उसके बाद टफ आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो कि ये आई करंट है, ठीक है। अब ये मान लो ये 5 एम्पियर करंट है। अब यहाँ से मान लीजिए ये 4 एम्पियर है, ये है 1 एम्पियर और ये है फिर से मान लीजिए 7 एम्पियर, ठीक, ओके। अब आपको बताइए, आप मुझे बताइए कि ये आई वाला वैल्यू क्या होगा। देखो बेटा, कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग सारे वीडियोस को ना पूरा लेंदी पूरा वीडियो देखिएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए कि अगर आई, हम लोग किरचॉफ का नियम लगाएंगे इसमें, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, आई प्लस 5 एम्पियर, भाई एंटरिंग करंट, ये इक्वल होगा किसके, बाहर इधर वाले के लिए, तो 4 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर प्लस 7 एम्पियर। बात समझ आ गया। अब जिसको जोड़ लीजिए, आई प्लस 5 एम्पियर, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर कितना होगा, 5 और 7 कितना होता है, 12। वेरी गुड बेटा, 12 एम्पियर। और आई यहां से निकाल लीजिए, 12 एम्पियर में से 5 एम्पियर माइनस कर देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, बोलो, 7 एम्पियर। बात समझ में आया। ये जो छुटा हुआ था आई, ये भी कितना होगा, 7 एम्पियर का होगा। क्लियर है, बात समझ आ रहा है। इजी क्वेश्चन करेंगे और इसके आगे चल करके इसके अच्छे भी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही सीखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यहां तक तो समझ में आया, आई की वैल्यू आ गई 7 एम्पियर, ठीक है। तो अब देखो यहां पे उसने कुछ बोला, अगर हम लोग इनवर्ड डायरेक्शन के जो करंट है, हाँ, या हम कह सकते हैं, देखो एंटरिंग करंट को मान लीजिए आई से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। एंटरिंग करंट को आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मान लो लीविंग करंट को जो एग्जिट या आउटवर्ड करंट है, आउटवर्ड करंट मींस जो बाहर की ओर आ रहे हैं, उस करंट को मैं मान लेता हूं कि -i, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर इनवर्ड करंट को अब आप मान रहे हैं कि पॉजिटिव आई, तो आउटवर्ड को क्या मानना पड़ेगा, आउटवर्ड को मानना पड़ेगा नेगेटिव आई। उसने ये बोला, ठीक है ना। उसने ये कहा, किरचॉफ ने बोला कि अगर आप किसी सर्किट में अंदर की ओर जो करंट आ रही है उसको आप आई मान के चल रहे हैं, तो आउटवर्ड करंट को आपको क्या मानना पड़ेगा, -i। तो इस तरह से उसके पास एक समेशन ऑफ आई इन टोटल सर्किट, मतलब ये कह सकते हैं कि समेशन ऑफ आई, समेशन मतलब ये क्या, ये सर्किट में पूरा टोटल करंट, सम ऑफ टोटल करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझना कि नहीं। ये भी एक थ्योरम है इसका, मैं बताऊं कि किसी सर्किट में फ्लो होने वाले सभी तरह की करंट का सम आउटवर्ड इनवर्ड को जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, इसका सम 0 आ जाएगा। यानी अलजेब्रिकल सम क्या होता है, इसका 0 होता है। अब आप देख ही लो, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आपको पता चला ना कि कितना है, 7 एम्पियर का है, ठीक। यहां पे देखिए, तो यहां पे अगर मान लीजिए कि ये वाला जो है इनवर्ड है, तो इनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, मान लेते हैं एंटरिंग करंट है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव का 7 एम्पियर, ये होगा पॉजिटिव का 5 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ वाला आउटवर्ड डायरेक्शन में -4 एम्पियर, आउटवर्ड डायरेक्शन में -1 एम्पियर, आउटवर्ड डायरेक्शन में -7 एम्पियर। सबको जोड़ के देख लो बेटा, इससे ये कट गया, इस को सम करके इसको कट गया, 0 आ गया। तो या तो हम ये कहें कि जो करंट जो अंदर की ओर जा रहा है और जो बाहर की ओर जा रहे हैं, इन सब के सम दोनों आपस में इक्वल होगा, या अगर ये भी करें कि किसी सर्किट में फ्लो होने वाले टोटल करंट I1 I2 I3 सबके सम क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया
क्या तुम लोगों को समझ में आया किरचॉफ का फर्स्ट लॉ? बहुत इजी है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये मान लो I1 है, ये हो गया I2, ये हो गया I3, ये क्या हो जाएगा I4, ये क्या हो जाएगा I5। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस ऑफ I4, क्योंकि बाहर की ओर जा रहा है, माइनस ऑफ I5 इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या इसको और भी किसी नाम से जानते हैं? देखो बेटा, ये जो नियम है इसको हम लोग जंक्शन रूल कहते हैं। किरचॉफ किसी नियम को, इसी लॉ को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और भी कुछ बातें इसमें। हाँ, एक बात और है कि ये किस थ्योरम पे काम करता है? ये करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक, ये वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये वर्क करता है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे ये बताऊं कि ये किस नियम पे, ये करंट लॉ है, जंक्शन रूल है। किरचॉफ का रूल कब आया था? जो फर्स्ट लॉ है 1842 में से वो स्टार्ट किया था, ये फर्स्ट लॉ है। यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है, ये जो हम लोग पढ़े हैं आज, ये फर्स्ट लॉ है। इसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है। ये नियम जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आधारित है। ऑप्शनल क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो किस नियम पे आधारित है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये है, ठीक है ना। मतलब चार्ज को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये कंजर्व रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके दूसरे नियम के बारे में। चलिए सेकेंड लॉ पर चलते हैं। सेकेंड लॉ क्या है कि सेकेंड लॉ बोल रहा है कि फर्स्ट लॉ पे क्या बताया था? फर्स्ट लॉ में हम लोग किरचॉफ के बारे में जो पढ़े थे वो क्या है? फर्स्ट लॉ था कि समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 था। मतलब समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 मतलब क्या बोला जा सकता है कि किसी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहे हैं उसका एल्जेब्रिकल सम क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और दूसरे नियम को पढ़ते हैं। दूसरा लॉ मैं बता दूं बच्चों, आपको मैं बार बार बताने वाला हूं कि जो किरचॉफ का जो दोनों नियम हैं इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़बरदस्त आते हैं। आगे क्लास में न्यूमेरिकल्स में बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आज समझ लेते हैं। आप लोगों को समझ भी तो आ रहा है, क्लियर हो रहा है? ध्यान से समझिए कि किरचॉफ का रूल, तो किरचॉफ की जो रूल है, अब इस रूल पे हमको सेकेंड रूल क्या बता रहा है कि हमको ये समझना होगा कि सेकेंड रूल क्या है, ठीक है। तो सेकेंड रूल में क्या बताया जा रहा है कि ये वाला स्टेटमेंट खाली समझ लीजिए, या तो इसको समझ लो या तो इसको समझ लो, दोनों में से मुझे लगता है ये तुमको ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि सर्किट बनेगा। यहाँ पे एक सर्किट बना है, ठीक है। अब इस सर्किट में आपको मैं बताऊँ कि क्लोज्ड लूप क्या होता है। अगर आपको ये समझना हो, सेकेंड लॉ अच्छे से समझना हो, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा LOOP लूप। ये लूप क्या होता है बेटा? लूप क्या होता है ना, किसी बंद एरिया को कहते हैं, किसी क्लोज शेप को कहते हैं, ठीक है ना। इसको लूप कहेंगे, या फिर कह सकते हैं इसको ये लूप होगा। देखो इसमें ये अगर ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक पॉइंट है अंदर जो कि इनवर्ड है, मतलब जो है ये बाहर नहीं निकल सकता। किसी चीज़ को अगर क्लोज्ड बताएंगे तो यानी क्या, उससे कोई भी चीज़ मतलब जो है वो पूरी तरह से बंद है चारों तरफ से, उसको कहेंगे क्लोज्ड लूप, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं क्लोज्ड लूप क्या होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि सेकेंड रूल क्या है। तो सेकेंड रूल क्या है कि द एल्जेब्रिकल सम ऑफ द चार्ज इन पोटेंशियल। काफ़ी हार्ड हो जा रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है।
मुझे पता है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों को दिक्कत होगी। सेकेंड लॉ जितना आसान था पहला लॉ, सेकेंड लॉ थोड़ा समझने में दिक्कत होगी बेटा। क्या होता है देखो कि इस सर्किट में मैंने सर्किट कैसे बनाया कि इसमें एक मैंने सेल जोड़ा, ठीक है, उस सेल का ईएमएफ क्या है, E1 है। अच्छा यहाँ पे सर ये क्या लिखे हैं समझ में नहीं आता, आपका हैंडराइटिंग बहुत गंदा है। एक सेकंड बेटा मैं सही कर देता हूँ, ये हो गया E2, ठीक है। अब ये वाला ईएमएफ है, इसका ईएमएफ कितना है, E2 है। अब एक बात बताओ, देखो ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3, ठीक। अब मान लीजिए ये सेल अलग है, ये सेल दूसरा है, दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों सेम होते तो मैं दोनों में E लिख देता, दोनों अलग अलग है। इसमें से I2 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से I1। अब तो ये पता है, चल गया। अब यहाँ से देखो I1 करंट आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, I1 I2 मिलेगा, दोनों आगे चल के I1 प्लस I2 बनेगा ना। देखो यहाँ पे I1 प्लस I2 मैंने बना दिया, ठीक। अब यहाँ पे समझो, तो क्या तुम्हें कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कुछ क्लोज्ड लूप सा बन दिखाई दे रहा है? देखो इसमें कुछ क्लोज्ड लूप बन सकता है। क्लोज्ड लूप क्या होता है, जो कि चारों तरफ से बंद हो। तो इसमें मैं दो क्लोज्ड लूप बना सकता हूँ, एक क्लोज्ड लूप ये वाला, दूसरा क्लोज्ड लूप ये वाला, देखो बन सकता है। चलो मैं बना देता हूँ, ABCD मान लो इसको, और इसको मान लो EF, ठीक। समझ में आ गया? सबसे पहले आप देखो ये सर्किट बन गया, सर्किट कॉम्प्लेक्स है, तो यानी ऑब्वियसली ये जो दूसरा नियम है ये भी कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए है। किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम पे ये बताया था कि किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में समेशन यानी अलजेब्रिकल सम ऑफ उस पूरे सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसमें जितना रेजिस्टेंस है उसका मल्टीप्लिकेशन का सम, ठीक है ना। यानी करंट और रेजिस्टेंस का अलजेब्रिकल सम, जब भी यहाँ समेशन लगा दे यानी अलजेब्रिकल सम हो जाएगा। ये हमेशा बराबर होता है सर्किट में कितना, अलजेब्रिकल सम ऑफ नेट ईएमएफ के। बात को फिर से समझिए, ये सर्किट में जो भी करंट फ्लो हो रहा है, एकदम ज़्यादा हेजिटेट मत होइए बेटा, मैं बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। किसी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका और उसके साथ रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, ठीक है, बराबर होगा उस सर्किट के ईएमएफ के। बात समझ में? तो अब लगा दो अलजेब्रिकल सम, किसी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के सारे अलजेब्रिकल सम बराबर होगा उसमें जितने भी ईएमएफ लगे हो उसके अलजेब्रिकल सम के बराबर होगा, ठीक है। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, एक बार में तो कुछ होता नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। तो सबसे पहले इन द क्लोज्ड लूप चलिए, इन द क्लोज्ड लूप कितने लूप बनाए हैं? 2 लूप बनाए हैं। पहला लूप क्या है? ABCD, क्लोज्ड लूप ABCD, दिखाई दे रहा है ABCD, ठीक। तो जैसे मैंने ABCD बनाया तो ABCD में से ऐसे जा रहा है करंट। मैं रास्ता देखो, ये जरूरी है कि मैंने क्या कैसे पाथ बनाया है। अब आप देख सकते हैं पाथ मैंने बनाया है, A से B जा रहा हूं और C से D जा रहा हूं। तो मेरा रास्ता क्या है? पहले A से B जाऊंगा, B से C पे जाऊंगा, C से D पे जाऊंगा। ये हमारा क्या होगा? पाथ होगा, रास्ता होगा। पाथ मतलब रास्ता होता है। अब यहां तक समझ में आया आपको? आया है तो क्लियर करिए बेटा। देखिए, अगर रास्ता में A से B लिया, B से C लिया, C से D जा रहा हूँ, D से A आ रहा हूँ, रास्ता ये है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले देखो जिस तरफ का रास्ता है उसी डायरेक्शन में I1 करंट जा रहा है। देखो C से D की रास्ता में, C से D के रास्ते में करंट I1 की डायरेक्शन भी उधर ही की तरफ है, जो C से D जा रहा है और C से D I1 भी जा रहा है। सोचो
सी से डी मेरा रास्ता है और उसी रास्ते में मुझे I1 मुलाकात हुआ और जो I1 की डायरेक्शन भी सी से डी ही जा रहा है। देखो सी से डी ही जा रहा है I1। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, I1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे R1 का। देखो समझ में आ गया ना, मैंने बताया है कि सर्किट में करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया इतना? एक सेकंड बेटा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखो ये यहाँ से जा करके ऐसे रोटेट करेगा। अब जैसे ही बेटा इधर जा रहा है, देखो इधर से देखो, अब देखो ई से लेकर के डी से लेकर के एम आएगा। देखो रास्ता क्या होगा, अब आगे चलेंगे तो डी से ए आएगा। ठीक, डी से ए आएगा, डी से ए आएगा, फिर ए से बी जाएगा, तभी ना क्लोज्ड बनेगा। भाई क्लोज्ड लूप बनेगा कैसे? ए बी सी डी क्लोज्ड लूप है, लेकिन बनाने के लिए पहले ए से बी जाएंगे, ठीक, और उसके बाद बी से सी जाएंगे, सी, ठीक है, और उसके बाद डी से ए आएंगे और फिर क्या करेंगे, ए से बी जाएंगे, ए से बी जाएंगे। तो ए से बी जाएंगे तो फिर ये पूरा एक सर्किल बन जाएगा, मतलब इस तरह का पूरा एक सर्किल बन जाएगा, और जो कि क्या होगा, फर्स्ट क्लोज्ड लूप होगा। तो इस पूरे क्लोज्ड लूप में अब देखो जब ये इधर से इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इस डायरेक्शन में रास्ता क्या है मेरा, बी ए टू बी है। देखो ए टू बी तो मुझे मेरा रास्ता है, लेकिन इसी रास्ते में I1 आ रहा है इधर के डायरेक्शन में, मुझे जाना इस डायरेक्शन में है। तो यानी क्या I1 करंट I2 करंट मुझे अपोज करेगा कि नहीं? रास्ता देखो मेरा ये वाला है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ए आया, और फिर ए से जा रहा हूँ बी पे। तो ए से बी पे जाते समय मुझे I1 अपोज करेगा। जो अपोज करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का I2 R2। नहीं समझ में आया? भाई अपोज कर रहा है ना, I2 देखो अपोज कर रहा है। जब ये क्या करेगा, ये विरोध करेगा मेरा, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे ना, अपोज करेगा तो माइनस लगाएंगे। भाई एक बार में समझेंगे, बहुत बार समझाएंगे बेटा, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो और तो कोई इसमें करंट नहीं है, ये क्लोज तुम्हारा क्लियर हो गया। मतलब अगर हम लोग अगर इस साइड को क्लियर करें तो इस साइड में मेरा कितना आ रहा था, इस साइड में I और R के जो रिलेशन है इतना आ रहा था, सम, ठीक, इज इक्वल टू सम ऑफ EMF। चलो अब EMF देख लेते हैं। अब यहां ध्यान देना, अगर आपके रास्ते में ऐसे EMF है, अगर आपका रास्ता ये है, ऐसे है, ठीक, अगर पाथ ऐसा है, कैसा, ऐसा, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, मैं लिख दूं यहां पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब तो बेटा तुम्हारा EMF प्लस होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल में गेन हो रहा है। तुम पहले देखो छोटे प्लेट से बड़े प्लेट के ओर आ रहे हो, तुम्हारे पोटेंशियल में क्या होगा, गेन होगा, ठीक है ना, पोटेंशियल में गेन होगी। जब पोटेंशियल में गेन होगा तो फिर क्या होगा, E1 जो ये होगा ये पॉजिटिव होगा। ध्यान देना, एक एक बात पे बच्चों अच्छे से ध्यान दो, बहुत हार्ड है, ठीक है ना। आज अच्छे से समझ लेंगे तो आपका जो है कल अच्छा होगा। एग्ज़ाम जब भी देंगे आप अच्छे से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो फिर सब कुछ समझाना बेकार है। ध्यान से समझिए इसको। ये क्या हो रहा है कि जब दो प्लेट है, मान लो एक चीज़ छोटा सा, हाँ ये बड़ा सा, इसके बाद छोटा सा, जब छोटे से बड़े की ओर आएंगे तो पोटेंशियल में गेन करती है। मतलब जो है ये क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा, पोटेंशियल गेन करेगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है, इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मतलब इधर से ज़्यादा पोटेंशियल की ओर आ रहा है। तो यानी इसकी ई हमेशा क्या हो जाएगी, गेन हो जाएगी, यानी यहाँ ई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब उल्टा कर देते हैं। ऑब्वियसली अगर मान लो ये प्लेट बड़ा है, ये छोटा है, और अगर मान लो मेरा रास्ता कैसा है, ऐसा है, मतलब पाथ, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करते करते ये डायग्राम भी आपकी कॉपी में बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा, तो अब अच्छे से क्लियर होगा। अब मान लो फिर से ये क्या है, अब देखो यहाँ पे माइनस का ई, ठीक है।
अब मेरा रास्ता कैसा है, ऐसा है। देखो प्लेट, बड़े प्लेट से छोटे प्लेट की ओर, बड़े प्लेट से छोटे प्लेट की ओर करंट फ्लो पाथ मेरा रास्ता है। तो अगर मान लो ऐसा है तो फिर क्या होगा, ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ईएमएफ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, E2। ठीक, अब इसको अब अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब इसके बाद आते हैं कॉन्सेप्ट पे। चलिए, आपका क्लोज लूप कैसा था, क्लोज लूप था ए से बी, बी टू ए। अब देखो ए टू ए में, ए टू बी में, सॉरी ए टू बी, सबसे पहले ईएमएफ कितना गया, इधर देखो दो ईएमएफ है, एक E1 है एक E2 है। इधर के साइड वाले में मैंने एल्जेब्रिकल सम निकाल दिया है मल्टीप्लाई करके करंट और रेजिस्टेंस का। अब मुझे उधर के साइड में ईएमएफ निकालना है। अगर बेटा एक बात बताओ, इधर से आ रहा है तो देखो C टू D वाले रास्ते में, C टू D वाले, मैं किस को क्लोज लूप, फर्स्ट क्लोज लूप, का बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्लोज लूप। C टू D में आप बात करिए तो C टू D में देखो छोटे प्लेट से बड़े प्लेट की ओर मेरा रास्ता है, तो ऑब्वियसली वो गेन करेगा। अगर गेन करेगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पॉजिटिव का E1। ठीक, पॉजिटिव दिखाता नहीं वहाँ पे। इधर आकर के अगर इधर की ओर गया, देखो बड़े प्लेट से छोटे प्लेट की ओर, तो बड़े प्लेट से, ये बड़ा प्लेट है इससे छोटा प्लेट है, अब मेरा रास्ता इधर हो गया, ए टू बी हुआ। तो ए टू बी आते समय देखो पोटेंशियल में ड्रॉप करेंगे, जब पोटेंशियल ड्रॉप करेगा देखो बड़े प्लेट से छोटे प्लेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का E2। ध्यान दे दो बेटा, इस तरह का इक्वेशन हम लोग क्वेश्चन में भी बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो आप फिर डाउट मत करिएगा कि मैं किरचॉफ का, जब जैसे मैं किरचॉफ का लॉ लगाऊंगा तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए कि सर इसी तरह से बताए थे। ठीक है, बात समझ आया। ये फर्स्ट लूप का है। चलिए अब देखते हैं इन सेकेंड लूप। सेकेंड लूप का नाम क्या है, सेकेंड लूप का नाम क्या है, सेकेंड लूप का नाम है E F B A, ये B है। ठीक है ना। रास्ता मेरा क्या होगा, रास्ता होगा सबसे पहले मैं E से F पे जाऊंगा, फिर F से जाऊंगा B पे, फिर B से जाऊंगा A पे, फिर A से जाऊंगा E पे, फिर E से जाऊंगा F पे। देखो इतना लंबा रास्ता है, ठीक है ना। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया। ठीक है, यहाँ तक 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि इस पूरे सर्किट में इधर के डायरेक्शन में क्या होगा, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है ना। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे आया, इधर वाले में बताओ I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस। ठीक, देखो मेरा रास्ता भी ये है और I1 I2 की डायरेक्शन भी ये है, तो प्लस होगा ना। देखो इधर मेरा देखो E2F मेरा रास्ता था, तो इसी डायरेक्शन में I1 I प्लस I2 भी जा रहा था। बताओ I1 I2 कैसे आया, पता चल गया ना। देखो इधर से आ रहा है I1 और इधर से जा रहा है I2, तो यानी ये वाला रास्ता दोनों जुड़ेगा ना, तो यानी क्या हो जाएगा, ये I1 प्लस I2 हो जाएगा ना। बाप रे बाप, आपको सामने समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पूरा कोशिश कर रहा हूँ बेटा। कमेंट करिएगा अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक, मेरे सामने तो आप बैठे नहीं हैं, मैं कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको मेरे वीडियो से समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ पहली बात तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। मुझे इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को समझा भी पाऊँ और साथ ही साथ मेरा वीडियो भी चले। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के एक बार हाँ ये सर समझ में आ रहा है मुझे बोल दीजिएगा, मुझे तसल्ली हो जाएगी। यहाँ पे R2, यहाँ पे R3 हो गया। अच्छा, इसके बाद बताइए ये वाला डायरेक्शन, अब इधर से ये गया, अब ये बताओ ये B2A जा रहा है ना, B2A मैंने बताया था B2A। तो B2A में देखो
B2 एक ही जो करंट की डायरेक्शन है इधर ही की डायरेक्शन में है, गलती से इसको अपना गलत मत मान लेना। देखो इधर से गया था तो ठीक है, रास्ता भी है था और रेजिस्टेंस भी है तो प्लस का हो गया। अब जब इधर से आ रहा, देखो इधर भी I2 की डायरेक्शन सेम है, तो यानी क्या होगा, प्लस का I2 इंटू R2। समझ में आ गया ना, ठीक, इक्वल टू। अब देखो इधर का EMF का देख लो, वाली EMF बस एक ही है तो इस वाले पूरे क्लोज लूप में EMF बस एक ही था। इसमें जब जो दो था, ये और ये था, तो इसमें बताओ गेन हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रही है। अब देखो लॉस तो होगा नहीं, क्योंकि देखो छोटे प्लेट से बड़े प्लेट की ओर आ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का E2। तो इस तरह से आपको इक्वेशन बना करके क्वेश्चन लगानी पड़ेगी। अभी मैं जो लूप का कॉन्सेप्ट बताया, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किरचॉफ के सेकेंड लॉ पे है। तो आपको समझ में आ गया अच्छे से किस तरह से इक्वेशन बनाएंगे। ये सेकेंड लूप के लिए था और ये फर्स्ट लूप के लिए था। अब बात आता है कि जैसे आपको मैं बताया था कि वो जो पहला वाला नियम था वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे वर्क करता है, तो ये किस पे वर्क करता है, ये वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इनफ करते हैं, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा एक बार, ठीक। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट करिएगा कि इसे समझ में आ रहा है, ठीक। जितने बच्चे देख रहे हैं